ठीक है, सुनो 24 हो जा रहा। तो टॉपिक जो है ना, ये हमारा टॉपिक है फिलहाल। क्या टॉपिक है? हाँ आप पढ़ना। क्या नाम है? नाम क्या है आपका? नाम इनर्शियल? अरे आपका नाम क्या है? सदफ। सदफ पढ़ेंगे, पढ़ो सदफ। हाँ देखो क्या टॉपिक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी इनर्शियल नॉन इनर्शियल बाद में, पहले तो ये समझेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज होती है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं पहले ये समझेंगे, ठीक है। थोड़ा डोर बंद करो, ओके। अब सुनो एवरीवन, हियर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज है, मैं आपको ना समझाता हूँ, सुनो। अब इमेजिन करो एवरीवन, हियर अल्तमश कार में बैठा है, ठीक है। अल्तमश कार में बैठा है, तो अल्तमश के हिसाब से मैं बैठा हूं, ठीक है। लेकिन क्या नाम आपका? जुनैद बहुत दूर खड़ा है। जुनैद के हिसाब से अल्तमश जिस कार में बैठा है, कार चल रही है, कार मोशन में है, मतलब अल्तमश भी तो। अल्तमश बोल रहा नहीं मैं तो अपनी जगह पे बैठा हूं। जुनैद बोल रहा नहीं भाई तू तो मोशन में है। कौन गलत है कौन सच है? दोनों सही है, दोनों। फर्क क्या है भैया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अल्तमश जो है ना, अल्तमश कहाँ बैठा है? कार के अंदर बैठा है, तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार है ना। उसके लिए वो स्टिल है, वो स्टेशनरी है, मैं तो बैठा हूं बोले। जुनैद कार के बाहर है, उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है, ग्राउंड है ना। उसके सामने कार मोशन में, तो अल्तमश भी मोशन में, समझ रहे हो। तो कोई गलत नहीं है ना, कोई गलत नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। बात समझ में आई एवरीवन? ओके। तो भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एवरीवन जहां से आप चीज ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। अभी देखो मैं जहां पे खड़ा हूं, मेरे को ऐसा लग रहा साहब आ रहा, सब ना नीचे बैठे हुए, ठीक है। आप जहां पे बैठे आपको लगे अरे सर आप थोड़ा ऊपर खड़े हो, ठीक है। नहीं, दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है ना। बस एक इंसान भाई प्लेन में बैठा है, प्लेन ने टेक ऑफ किया, उसके हिसाब से सारी दुनिया, सारे बिल्डिंग, सारे लोग धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। आप उस प्लेन को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपके हिसाब से प्लेन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। गलत कौन है सही कौन है भैया? दोनों सही है, दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना। सिंपल सी बात है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होता है कि आप चीजों को देख कहां से रहे हो, ठीक है। अब डेफिनेशन कैसे देंगे उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस का? देखो भाई एवरीबॉडी यार, क्या होता है कि हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जब डिफाइन किया तो हमने इसको ध्यान से देखा। किसको? जोर से बोलना। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है भैया? उसके लिए हम लोग बनाते एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहा जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, या तो ये नाम से बुलाया जाता है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। लिखा है अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विथ रेफरेंस टू विच द पोजीशन और द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड। अभी एक पार्टिकल पॉइंट ए पे था, मान लो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है 2, एग्जाम्पल 3। क्या कोऑर्डिनेट है ना। तो भैया हमारे हिसाब से ये जो है ना, ये उसका पोजीशन वेक्टर है। ओरिजिन के हिसाब से पार्टिकल यहां पर है, सही है, ओके। दूसरा पार्टिकल यहां पे बी, हमारे हिसाब से ओरिजिन से वो पार्टिकल यहां पर है। मान लो ये है एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल है खाली 5, ठीक है। तो ये पार्टिकल ओरिजिन के हिसाब से कहां पे 2, 3, तौरा इधर। ये पार्टिकल ओरिजिन के हिसाब से कहां पे 4, 5। यानी ये दोनों पार्टिकल को हमने किसके हिसाब से पकड़ा? इसके हिसाब से पकड़ा, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हटा दो, इमेजिन करो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं है, ओके। तो ए और बी का पोजीशन बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार। बात समझ में आ रहा है एवरीवन? अभी मेरी बात सुन रहे हैं एवरीवन? अब हमारे कंट्री में पता है एवरीवन, जब आप एड्रेस लिखते हो तो एंड में पिन कोड लिखते है ना, लिखते कि नहीं? हाँ, क्यों पिन कोड लिखने की क्या जरूरत है? क्योंकि ना हमारी पूरी कंट्री को है ना पिन कोड के हिसाब से डिवाइड किया गया है। भैया आपको पता है एवरीवन,
जगह जगहों के नाम लोग चेंज भी कर देते, करते कि नहीं, है ना। पहले मुंबई को बॉम्बे बोलते थे, अभी मुंबई बोलते हैं, नाम तो चेंज हो गया ना। तो नाम चेंज हो सकता है लेकिन पिन कोड चेंज नहीं होता। तो जब पोस्ट ऑफिस या और कोई भी लोग है, जब आप डिसाइड करते हो ना, तो वो लोग डिसाइड करते हैं बंदा रहता कहाँ पर है, तो एग्जैक्टली पता करने के लिए देखते हैं कि इसका पिन कोड कहाँ पर है। पिन कोड से पता चल जाता है भैया ये कौन सा स्टेट है या कौन सा डिस्ट्रिक्ट है या कौन सा शहर है। अब पिन कोड ही हटा दो, उनको पता ही नहीं चलेगा। है तुमको कोई मेरा तो तुम्हारी किसी से दोस्ती हुई ट्रेन में, तुमने बोला यार घर पे आना मेरे, कहाँ रहता है तुम, मुमरा में, बस इतना बोल के छोड़ दिए, पहुंच जाएगा तुम्हारे घर पे। आज स्टेशन पे उतर, खाली बोल अल्तमश का नाम, लोग घर पे आके छोड़ेंगे। हाँ ये सब होता है, रियल लाइफ में ये सब नहीं होता भाई, बहुत दूर। हाँ अनलेस एंड अनटिल तुम बहुत बड़ी हस्ती हो भाई, हाँ तुम शाहरुख खान हो, तुम्हारा घर दुनिया को मालूम है, वो एक अलग बात है। बात समझ में आ रही है? तो भाई कहीं तो बताना पड़ेगा ना भाई, ये स्ट्रीट का नाम है, ये बिल्डिंग का नाम है, ये शहर का नाम है, ये गली का नाम है, बराबर। क्या बता रहे हो आप, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो वैसे ही एवरीवन क्या होता है पता है, जब भी हम लोग है ना किसी पार्टिकल का, यहाँ पे फिजिक्स में किसी पार्टिकल का पोजीशन बताते या मोशन बताते, उसको समझाने के लिए हम लोग इसका हेल्प लेते। किसका हेल्प लेते, बोलो ना। हाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलो, या पूरा नाम क्या होता भाई, तो उसको कहा जाता है, हाँ मार्क कर लो, मार्क कर लो सारी इंपॉर्टेंट चीजें, और साइड में ना वो डायग्राम भी बना लो जो मैंने बनाया, समझने में आसानी होगी। चलो रेडी, इधर सुनो अभी आगे। अभी क्या पढ़े हमने, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब उसमें दो वैरायटी, पहला बोलो ना, और दूसरा इसके बाद आएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बोलो। अब इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में क्या फर्क है, सुनो ध्यान से एवरीबॉडी हियर। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, इमेजिन करो, ये जरा एग्जांपल देखते हैं, ओके। चलो उन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल दिया, मैं सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। अगर कोई बॉडी ऐसी हो, कैसी हो बोलो, या तो अगर कोई बॉडी ऐसी हो, कैसी हो, एट रेस्ट। बोलो ध्यान से, इमेजिन करो आप एक मैदान में खड़े हो, मैदान में एक प्लांट है, एक ट्री है, तो अपनी जगह पे स्टिल है, ऑब्वियसली प्लांट है तो अपनी जगह पे स्टिल ही रहेगा वो, है ना, ओके। आप उसको देख रहे हो, वो एट रेस्ट है, ठीक है। केस 1, केस 2, अब्दुल कादिर इधर सुनो, जल्दी जल्दी कनेक्ट रहो। आप एक ट्रेन को देख रहे हो या प्लेन को देख रहे हो, कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही हो, ना उसकी स्पीड बढ़ रही है ना उसकी स्पीड कम हो रही है, मतलब ट्रेन किस पे है, किस पे। तो कभी भी अगर ये दो सिचुएशन हो, बॉडी रेस्ट पे हो या बॉडी, बोलो ना, इन शॉर्ट हम लोग ये बोल सकते कि बॉडी इसको फॉलो कर रही है, किसको फॉलो कर रही है, बोलो ना, जोर से, जोर से। क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमसे कहा गया था भैया, कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, याद आ रहा होगा आपको ये सब चीजें, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, अगर वो रेस्ट पे है तो उसको रेस्ट पे रहना पसंद है, वो रेस्ट पे ही रहेगा। अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा, कब तक, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं आ जाता। इसका मतलब घर पे भैया पढ़ाई तो 0 लेवल पे चल रही है ना, ओके। नहीं करोगे तो एसी आओगे, रोज आओगे, रोज सुनोगे, रोज अच्छा लगेगा, रोज घर पे जाओगे, ओके। फायदा क्या होगा, फायदा कुछ नहीं होगा सर, फायदे के लिए थोड़ी आते हम, ओके। एवरीवन हियर सुनो, हाँ तो भैया बॉडी या तो रेस्ट पे रहेगी या तो कांस्टेंट वेलोसिटी पे रहेगी, ओके। इन शॉर्ट बॉडी किसको फॉलो कर रही है। अगर ऐसा सीन है तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहा जाता है, बोलो जोर से, हाँ। तो आई होप आपने मार्क कर लिया और लिख भी लिया, ओके। चलो भाई, अब दूसरी चीज क्या है,
अब सुनो, वहां पे हमने दो कंडीशन क्या लिए थे, या तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी या तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी पे रहेगी। या तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी, आराम कर रही, या तो मोशन में भी है तो वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है। क्या है भाई? अब इसका दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है, इधर देखो, अगर कोई बॉडी इसमें है, इसमें बोलो जोर से, ओ बॉडी क्या कर रही है भैया? एक्सेलरेट कर रही है, बॉडी अंडरगोज एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर सुनो, एक ट्रेन स्टेशन से निकली, जब ट्रेन स्टेशन से निकलेगी तो जाहिर सी बात है उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। ऐसे ही होता है ना, ट्रेन जब स्टेशन से निकलती है उसकी स्पीड अगर स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब वो ट्रेन क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तो भैया अगर कोई भी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं, बस जोर से यार, यहां पे लिखा है देखो, अ कार जस्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम, एक कार भैया रेस्ट पे थी, आपने उसको मोशन में लेके आया तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाओगे ना, इसको कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ। ठीक है, तो याद रखना, इनर्शियल में क्या होगा? या तो बॉडी रेस्ट पे होगी, अगर मोशन में भी होगी वेलोसिटी कांस्टेंट है। मैं चौथी बार बोल रहा हूं, हर बार खाली कांस्टेंट कांस्टेंट बोलता है, वेलोसिटी बोलता ही नहीं है। ओके, सुनो मेरी बात। तो पहला क्या था भैया? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या नाम है? बोलो जोर से। उसमें बॉडी या तो रेस्ट पे रहेगी, अगर मोशन में भी रहेगी तो वेलोसिटी, है ना। दूसरा क्या पढ़ा हमने? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोलो, इसमें क्या होगा भाई? इसमें ना बॉडी मोशन में रहेगी, लेकिन इस बार वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेलोसिटी बढ़ रही होगी या तो कम हो रही होगी, चेंज हो रही होगी, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? ओके, तो यहां पे बॉडी हमेशा इसमें रहेगी, किस में रहेगी? और ऐसे को हम लोग कहते हैं, है ना, सिंपल, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। चलो चलो सुनो एवरीवन, तो अभी है ना हम लोग ना पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखे और उसके बाद दो चीज देखे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और, ठीक है। अभी ना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बाद में आपको अचानक पढ़ाया गया इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। ऐसा क्यों कराया गया सर? क्योंकि सुनो, एक बात समझ लो, न्यूटन्स लॉ है ना हर जगह काम नहीं करते। क्या बात करते सर? हाँ, न्यूटन्स लॉ हर जगह, कौन तौरा, कौन, हाँ, हर जगह काम नहीं करते। जहां वो काम करते हैं वो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन्स लॉ जहां काम करते हैं वो होता है, हाँ, तो एक्चुअली क्या हो गया, न्यूटन्स लॉ पढ़ने के बाद हमको समझ में आ गया कि भैया ये हर जगह काम नहीं करते, तो जहां ये लोग काम करते उसको हमने नाम दे दिया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां काम नहीं करते नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, सिंपल सी बात है एकदम। ओके एवरीवन हियर, चलो सुनो अभी ध्यान से सब इधर। तो भैया अब हम ये पढ़ेंगे, टॉपिक मार्क कर लो, लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, लिमिटेशन मतलब, हाँ, लिमिटेशन मतलब उसकी लिमिट्स क्या है, कौन से एरिया में काम नहीं करेगा। ठीक है, अभी अभी मैंने कहा ना न्यूटन्स लॉ हर जगह काम नहीं करता। तो सुनो भाई, लिखा है देखो, सबसे पहले पॉइंट में वो लिखा है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि भैया न्यूटन्स लॉ काम नहीं करता, नॉट एप्लीकेबल, कहां? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, याद है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या था? सुनो इधर, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या था? पार्टिकल एक्सेलरेट करता था, याद है, इसलिए इसको ये नाम से भी बुलाया जाता है, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोलो, तो याद रखना मेरी बात को कि भैया न्यूटन्स लॉ हर जगह काम जहां नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का दूसरा नाम क्या है? चलो भाई, एक और लिमिटेशन ये है कि न्यूटन्स लॉ सिर्फ काम करता है इन पे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। क्या लिखा है?
बोलो ना जोर से। मतलब न्यूटन लॉ के हिसाब से अगर कोई तुमने बड़ा ऑब्जेक्ट ले लिया तो लॉ काम नहीं करेगा। इसके लिए ऑब्जेक्ट, छोटे ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ, क्या कहते हैं? तो न्यूटन्स लॉ पॉइंट ऑब्जेक्ट में काम करता है, मतलब बड़े बड़े बॉडीज में काम नहीं करेगा। दूसरा तीसरा, न्यूटन्स लॉ ओनली एप्लीकेबल, सिर्फ काम करेगा कहाँ पे? रिजिड बॉडी क्या होता है? देखो भाई, एवरीबॉडी है, अभी इमेजिन करो, क्या नाम है, जुनैद ने बलून में पानी भरा, बलून में, और वो बलून को ना फुल ताकत से ऊपर फेंका। बलून में क्या भरा हुआ है और क्या किया इसने? ऊपर फेंका, ठीक है। अब ये बलून ऊपर गया, नीचे आया। इमेजिन करो भैया, इस पूरे सिचुएशन को अब्दुल कादिर ने कैमरे में कैप्चर किया, उसका वीडियो बनाया, ठीक है। तो सीन क्या भैया, बलून में पानी भरे और उसको अब ऊपर से नीचे आते तो उसका हमने वीडियो बनाया। अब इस वीडियो को हमने स्लो मोशन में देखा, वीडियो को हमने देखो, सुनो क्या दिखेगा, हमें एक चीज दिखेगा हमको स्लो मोशन में कि बलून जब ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है ना, उस वक्त क्योंकि अंदर उसके पानी है ना, क्या है, बलून का शेप बार 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 बार, इसको कहते हैं नॉन रिजिड बॉडी। क्या कहते हैं इसको? इन सिंपल वर्ड, इसके दूसरे लफ्जों में इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल बॉडी। क्या कहते हैं? तो मुझे बताओ, अगर ये फ्लेक्सिबल बॉडी है, ये नॉन रिजिड बॉडी है, तो फिर रिजिड बॉडी किसको कहते होंगे? इसका शेप चेंज नहीं होता, इसका शेप चेंज नहीं होता, है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो जिसका मोशन में शेप चेंज नहीं होता। जितने नीचे जितने भी कार चल रहे, ट्रक चल रहे, इनका शेप थोड़ी ना चेंज हो रहा है। ये कौन है? रिजिड बॉडी। तो मोशन के दौरान, सुनो अच्छे से, मोशन के दौरान किसी बॉडी का अगर शेप चेंज हुआ तो वो नॉन रिजिड बॉडी, शेप चेंज नहीं हुआ तो वो रिजिड बॉडी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, न्यूटन्स लॉ सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करेंगे? लिखा है, ओ सब लोग यहां से यहां तक पढ़ो। हाँ, सिर्फ किस पे काम करेंगे भाई? रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी पे काम करेंगे। अगर बॉडी रिजिड नहीं है तो न्यूटन का लॉ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। बाद में लिख लेना कहीं पे रिजिड बॉडी क्या होता है, नॉन रिजिड बॉडी क्या होता है, बाद में। पहले सुनो, कहानी खत्म होने दो। अब इधर आ जाओ, क्या लिखा देखो। Results obtained by applying Newton's law of motion for object moving with speed comparable to that of light do not match with experimental result and Einstein's special theory of relativity। मैं समझा दो क्या बोलना चाह रहा है। एकदम ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में ये बोल रहा है कि भाई, हमने सुना कि न्यूटन्स लॉ उन चीजों पे काम करती है जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। याद है ना, सुना था ना अभी, है ना। मेरी बात सुन, लेकिन भाई अगर कोई बॉडी तो मोशन कर रही है, सुनो ध्यान से, वो, लेकिन उसकी स्पीड लाइट के स्पीड की जितनी है। इसकी स्पीड की जितनी है? ये सनलाइट है ना, सनलाइट, ये सनलाइट जो सन से अर्थ पे आती है ना भैया, इसकी एक स्पीड है। भाई तभी इसकी क्या स्पीड है, कोई बताएगा? सनलाइट की क्या स्पीड है? सनलाइट की ये स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 के आगे 8 जीरो डालो। 1 सेकेंड में सनलाइट इतना मीटर डिस्टेंस कवर करता है, ये सनलाइट की स्पीड है। अगर कोई बॉडी, सुनो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर किसी बॉडी की स्पीड इस स्पीड से मैच हो गई, बाहर खड़े बाहर, अगर किसी बॉडी का स्पीड इस स्पीड के साथ मैच हो गया, मतलब कोई बॉडी इतनी फास्ट हो गई कि उसकी स्पीड इतनी हो गई ना आपने, उस पे न्यूटन्स लॉ फिर काम नहीं करेगा। क्या पढ़ रहे हैं? लिमिटेशन पढ़ रहे हैं ना हम। ये देख रहे हैं कि न्यूटन्स लॉ कहां काम नहीं करता, कहां काम करता है। तो हमने देखा कि अगर किसी बॉडी की स्पीड है, हमने पहले तो यही सुना था कि भाई कोई बॉडी अगर मोशन भी करता है तो न्यूटन्स लॉ काम करेगा। लेकिन भैया अगर मोशन करते करते स्पीड बहुत ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा हो गई, सनलाइट की स्पीड की जितनी, सनलाइट की स्पीड कितनी है बोलो ना? हाँ,
अगर किसी बॉडी की स्पीड इतनी हो गई तो फिर उसमें न्यूटन के लॉ काम नहीं करेंगे। तो मैं अगर स्टूडेंट बैठा रहूं तो मेरा दिमाग में पीछे आराम से, मैं नहीं लूंगा, बाहर खड़े रहो आराम से, ओके सुनो। तो यार मैं स्टूडेंट, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, सर फिर क्या काम करेगा सर, अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ गया तो साइंटिस्ट लोग फिर क्या करते हैं सर? वैसे टाइम पे साइंटिस्ट एक दूसरी थियरी यूज करते जिसका नाम है, मैं पढ़ो ना यार, पढ़ो। एक सेकंड, सब खड़े रहो, सब खड़े रहो, सब खड़े रहो, सब खड़े रहो। ओके, क्या नाम है सब बोलो। हाँ, तब ये वाला लॉ काम करता है। वो अभी अपने को पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको बताया जा रहा है आपके समझ के लिए कि भाई उस समय उस टाइम पे ना ऐसा सिचुएशन कभी आ गया ना, या न्यूटन की थ्योरी काम नहीं करती, फिर सर आइंस्टाइन की थ्योरी काम। ठीक है, ओके चलो भाई, ओके आगे, इधर 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 इधर, ये देखो, ठीक है। अगला पॉइंट क्या, अगला पॉइंट, Newton's law of motion fails to explain the behavior and interaction of object having atomic or molecular size. अगला प्रॉब्लम इसका है, किसका? साइज का, है ना। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि भैया न्यूटन का मोशन, न्यूटन का लॉ काम करेगा पॉइंट ऑब्जेक्ट पे, कहाँ काम करेगा? लेकिन सुनो, अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो गया, अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा, मान लो आप बात कर रहे हो किसी एटम की, किसी मॉलिक्यूल की। अच्छा मुझे बताओ, एटम या मॉलिक्यूल हमारी आंखों से दिखता है क्या? इसने देखा है? याद करो बचपन से, सर मेरे को एक बार दिखा था, बोले देखा है किसी को? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब माइक्रोस्कोपिक चीजें क्या है, मतलब इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती, इसलिए इनको माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। तो ऐसी अगर छोटी छोटी चीजें रहे, एटॉमिक साइज वाली चीजें, मॉलिक्यूल के साइज वाली चीजें, वहां पर भी न्यूटन लॉ काम नहीं करता। ठीक है, हम लिमिटेशन पढ़ रहे हैं, मतलब हम ये देख रहे हैं न्यूटन लॉ कहां तक काम करता है, कहां तक काम। मुझे एक बात बताओ, इधर बताओ, इधर सुनो। मान लो अभी अल्तमश जो है ये ट्रेन से आ रहा था, ट्रेन में ना मान लो भैया ठाणा स्टेशन के पास इसका किसी के साथ मारपीट हो गई, झगड़ा हो गया, लफड़ा हो गया, ठीक है। वहां तो भैया इसने जो भी मार खाना था खा लिया, ओके। उतरा मुंब्रा स्टेशन पे और मुंब्रा पुलिस चौकी में गया और बोला मेरे साथ है ना ऐसा ऐसा हुआ है। तो बताओ मुंब्रा पुलिस स्टेशन वाले क्या बोलेंगे? हाँ बैठो, लिखते तुम्हारा कंप्लेंट, ऐसा क्या बोलेंगे? भाई कहाँ हुआ था ये? थाना स्टेशन पे हुआ था ना। एक काम करो, थाने स्टेशन में ना एक रेलवे पुलिस है, उनके पास जाओ, या तो मुंब्रा में जो रेलवे पुलिस है उनके पास जाओ। हमारा काम ये नहीं, ये चीज हमारे एरिया में नहीं आती। पता है पुलिस स्टेशन के एरिया डिवाइडेड होते हैं, समझ रहे हो? तुम कहाँ का भी झगड़ा कहीं पे भी नहीं लिखा सकते हो। तुम्हारा प्रॉब्लम कहीं और हो रहा है, तुम यहाँ पे आ गए, बोले मेरी यहाँ पहचान है, मैं यहाँ लिखा नहीं, भाई वहां हुआ है ना तो वहां की पुलिस चौकी में जाओ। बात समझ में आ रही है एवरीवन? ऐसा होता है। वैसे ही ना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का है ना, हम दायरा पढ़ रहे हैं कि कहाँ ये काम करेगा, कहाँ ये काम नहीं करेगा। ठीक है, फाइन। तो हमने ज्यादातर इसमें इस आंसर में यही देखा कि कहाँ कहाँ ये काम नहीं करता। ओके, तो जैसे एक और चीज हमने पढ़ी कि किसी चीज का साइज अगर बहुत छोटा हो, कितना छोटा हो भाई? एटम के साइज के जितना हो, या तो फिर भैया इन चीजों का इंटरेक्शन, बिहेवियर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में काम हम इससे पढ़ नहीं सकते। सर फिर इसको किस चीज से पढ़ा जाता है? इसके लिए एक दूसरा फिजिक्स है जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। क्या देखो यहां पे लिखा है, यहां से यहां तक सब लोग पढ़ो, क्या लिखा है बोलो ना। तो एक दूसरी फिजिक्स है जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स, ओके, उसको यहां पे यूज करते। तो फिजिक्स में क्या, अगर एक चीज काम नहीं करेगी तो दूसरा काम करता है। समझ में आ रहा है? आपने कभी गैराज में अगर जाओगे ना, कोई गैराज में, वहां पे देखो हमेशा होता है एक इंसान ने पाना लिया, एक चीज खोल रहा है, नहीं खोल रहा है तो बोलेगा ए छोटे ये वाले नंबर का पाना ले गया, बोलता है कि नहीं। क्या मतलब है इसका? भैया ये स्क्रू के लिए नहीं है पाना, इसका मतलब ये नहीं कि एक स्क्रू खुलेगा ही नहीं, कोई और भी तो पाना होगा ना। हर चीज के लिए अलग अलग पाने।
तो यहाँ पे ना हर चीज को समझने के लिए अलग अलग कंसेप्ट है। न्यूटन्स लॉ काम नहीं करता तो क्या हुआ, हमारे पास और भी कंसेप्ट है भाई, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को समझने के लिए न्यूटन्स लॉ किसी काम का नहीं आया, लेकिन दूसरी चीजें काम में आती है, ठीक है। चलो भाई, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे एवरीवन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के, हाँ चलो, जो भी चीजें मैंने एक्स्ट्रा बताई सब लिख लो अभी। चलो सुनो अभी ध्यान से, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो भाई सबसे पहले नाम सुनेंगे, फिर एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे पास है ना बेसिकली 4 क्या है, फंडामेंटल फोर्स है। कहां पर, नेचर में। भाई पूरी दुनिया को जब हमने स्टडी किया ना, पूरे नेचर को समझे जब अच्छे से, पता चला दुनिया भर की चीजें, लेकिन फंडामेंटल फोर्स सिर्फ 4 है। मैं हमेशा बोलता हूं फंडामेंटल मतलब बेसिक, है ना। जैसे भाई दुनिया भर की चीजों की जरूरत है हमको, लेकिन बेसिक चीज क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, है ना, फूड क्लोथिंग शेल्टर, ये 3 बेसिक चीजें हमारी बेसिक जरूरत है। इसके अलावा बहुत सारे नाटक है हमारे, लेकिन बेसिक तो ये 3 ही चीजें। ठीक इसी तरीके से दुनिया में बहुत सारे टाइप के, बोलो ना, लेकिन हमारे पास जब हमने स्टडी किया तो फंडामेंटल फोर्स इन नेचर सिर्फ 4 ही निकले। ओके, अब सबसे पहले सबके नाम बताऊंगा, क्या है, ठीक है। ये 4 नाम है, पहले 4 नाम इसको फटाफट याद कर लो। ओके, TESW, ठीक है। चलो चलो, अभी इसमें से सबसे पहला बंदा हम लोग पढ़ेंगे, क्या नाम है भाई बंदे का, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे होगा, सुनो। तो सीन क्या, देखो इमेजिन करो 2 पॉइंट मास है, मतलब यहां पे एक मास है, यहां पे एक मास है। इसका मास मान लो m1 है, इसका मास, दोनों के बीच का डिस्टेंस है मान लो r। कितना डिस्टेंस है, चलो भाई सीन क्या है, तो हमारे पास पॉइंट मास है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, डिस्टेंस मान लो कितना है r। ऐसे केस में दोनों के बीच में एक फोर्स आता है। सुनो, नेचर में ऐसा है, दुनिया में ऐसा है, तोरा इधर ध्यान दो कि अगर 2 बॉडीज है, दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर है, ओके, इस बॉडी का मास है m1, इस बॉडी का बीच में डिस्टेंस है, बोलो ना यार, दोनों के बीच में एक फोर्स होता है जिसका नाम है, और वो फोर्स का ये फॉर्मूला है, क्या है बोलो, F कौन सर, F ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स, m1 m2 क्या है, दोनों का मास, r क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। सर g क्या है, g अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, नाम फिलहाल है इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या नाम है, सारे नाम लिख लो, डायग्राम भी बना लो जल्दी से, एवरीवन हियर। चलो सुनो, तो अभी अभी मैंने जी का नाम बताया था, याद है जी का नाम क्या बताया था हमने, वैसे उसका पूरा नाम ये है, सब बोलो बोलो, ओके। चलो सुनो, अभी मेरी बात है, इसकी वैल्यू भी है। अच्छा भाई साहब, ये हमेशा कैपिटल जी होना चाहिए, स्मॉल जी नहीं, स्मॉल जी एक अलग चीज है। ओके, वैसे स्मॉल जी क्या है, कोई बताएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, उसकी वैल्यू होती है। खैर सुनो मेरी बात ध्यान से, तो ये जो है ना, इसका नाम क्या है, और इसकी ना ये वैल्यू हमको याद रखना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ये कैपिटल जी का नाम क्या भैया, ठीक है, फाइन एवरीवन, सारी चीजें मार्क कर लो। ओके, चलो भाई, अभी एवरीवन हियर, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल भी बता देता हूँ, देखो एग्जाम्पल क्या है, मोशन ऑफ द मून, क्या लिखा है, या मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, या मोशन ऑफ द अर्थ, या मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। देखो ना, सन के अराउंड में, अभी ये सीन समझो, सन है, सन के अराउंड में प्लैनेट्स घूमते हैं, क्या घूमते हैं, प्लैनेट। देखो अभी सुनो 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 सुनो, सन एक बॉडी है, एक प्लैनेट भी एक बॉडी है ना, इसका मास m1, दूसरे का मास m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस r। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ये, क्या फॉर्मूला, मैं खड़े रहो वापस यार, बोलो जोर से, तो सुनो भाई, सीन क्या है, सन, ये प्लैनेट सन के आजू बाजू में घूमता है ना, क्यों घूमता है सर, क्योंकि यहां से यहां तक रस्सी डाल के दोनों को पकड़ के रखे, ऐसा नहीं,
फिर भी घूमता है। सोचो ना जरा यार, इमेजिन करो जरा, सोचो क्यों होता है। साइंस है ना, चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है एवरीवन, साइंस सवाल करता है, समझ रहे हो? साइंस सवाल करता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तभी तो साइंस आगे बढ़ता है एवरीवन। अगर सवाल नहीं किए होते ना तो इंसान आज तक ना एवरीवन वो गुफाओं में रहा होता। सवाल किया उसने, तभी जिंदगी आगे बढ़ती है ना? यही तो होता है एवरीवन। सुनो ध्यान से, ये सन है और ये प्लैनेट है। मान लो भैया इसका मास है m1, इसका मास है m2, डिस्टेंस कितना भैया r। इन दोनों के बीच में फोर्स है, तभी तो प्लैनेट जाता नहीं कहीं छोड़ के, क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स है। कौन सा फोर्स है सर? यही तो है हमारा ओ ग्रेविटेशनल, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फॉर्मूला है। सब बोलो। अभी तो बिना देख के बताओ बाबा, बोलो। m1 m2 कौन है? इन दोनों के मास। r कौन है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। g कौन है? ग्रेविटी। इतना बोला मैंने भैया, ये कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना? चार चार बार बताओ, उसके बाद पूछो कौन है? ग्रेविटी है सर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या नाम है? इसकी वैल्यू कितनी, वो तो पूछो ही मत सर, नाम ही याद है, वैल्यू पूछ रहे बोले सर। चलो देख के बता दो क्या वैल्यू है। हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये उसकी यूनिट है। ठीक है, फाइन एवरीवन। अच्छा, अभी ना इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ खास बातें, खास बातों को क्या बोलते हैं? तो देखो, हमेशा ना नॉर्मली कोई भी फोर्स हो ना, वो दो टाइप का रहता है। जैसे मैग्नेट और मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकता है और वेरी गुड रिपेल भी कर सकता है। मतलब हर फोर्स दो टाइप का होता है, अट्रैक्शन, रिपल्शन। बोलो बोलो बोलो। मतलब हर फोर्स में दो वैरायटी है, हर फोर्स नहीं बोलूंगा, नॉर्मली फोर्सेस में दो वैरायटी होती, अट्रैक्शन, रिपल्शन। ग्रेविटेशन में कभी रिपल्शन नहीं होता ना, आपने ग्रेविटेशन में कभी कभी, इसलिए यहां लिखा है इट इज। अब पढ़ो, बोलो बोलो। हाँ भैया, अगर याद रखना, ये कभी रिपल्सिव नहीं होता, अंडरलाइन करना, हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, चलो दूसरी बात। अच्छा, हमने कितने फंडामेंटल फोर्सेस देखे थे? हाँ, चार। देखो, चार हमारे पास फंडामेंटल बोलो या बेसिक फोर्स है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे क्या है, मतलब कमजोर फोर्स। चारों में सबसे वीक कौन? बोलो ना। हाँ चलो, लेकिन एक बात, भले ये बंदा, लेकिन इसका रेंज, ओ सुनो भाई, मेरी बात सुनो, इधर इधर देखो, इमेजिन करो सब इधर, इमेजिन करो एक मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट है। आपने दोनों को थोड़ा सा नजदीक लेके आए, थोड़ा सा फट से ना एवरीवन, इस मैग्नेट ने उस मैग्नेट को ना खींच लिया। मतलब फोर्स बड़ा पावरफुल है, स्ट्रांग है ना? लेकिन 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 दिक्कत क्या मालूम है? जब इस मैग्नेट को अपने नजदीक लाए तो ही उसने अट्रैक्ट किया, जब थोड़ा दूर लेकर गए तब कोई अट्रैक्शन, सुना आपने? तब कोई अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये दोनों स्ट्रांग तो है लेकिन रेंज कम है। रेंज का मतलब क्या भैया? आप कितना दूर तक अट्रैक्ट कर सकते। बोलते ना हम लोग, फोन का रेंज बहुत अच्छा है। इतना अच्छा है, हाँ, इतना रेंज अच्छा है कि चालू लेक्चर में भी चल रहा है। बोले ओके एवरीवन, हियर सुनो मेरी बात ध्यान से। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। ग्रेविटी है ना,
वैसे तो बेचारा वीकेस्ट है, क्या है, क्या है, कमजोर है, चारों में कमजोर, लेकिन रेंज अच्छा है, दूर तक इसका अट्रैक्शन चलता है। अब आप ही सोचो ना यार, सन और प्लैनेट, सन नजदीक नजदीक ये लोग, अबे हजारों लाखों किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, उतना दूर तक भी ये फोर्स काम करता, मतलब वीक है लेकिन रेंज दूर तक अट्रैक्ट करता है। बात समझ में आई? इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है, देखो इस पॉइंट में क्या लिखा था, सब लोग बोले इस पॉइंट में क्या लिखा था, हाँ लेकिन क्या बोल रहा भैया, रेंज इसका कैसा है, हाँ इनफैक्ट मेरी बात सुनो, पूरे हमारे यूनिवर्स, क्या बोलो ना, यूनिवर्स, यूनिवर्स में क्या क्या आता है, पता नहीं क्या आता सर, मैं कभी गया नहीं वहां पे, यूनिवर्स में क्या क्या आता है, हाँ सब आता मतलब, हाँ अरे सब आता मतलब क्या भाई, राइस प्लेट की बात कर रहे क्या, सब आता, बोले राइस प्लेट मंगा लो, बोले सब आता सर उसमें, हाँ क्या है सब आता मतलब क्या आता है, हाँ सोलार सिस्टम आएगा, ये आएगा, वो आएगा, अर्थ है, प्लैनेट है, सन है, गैलेक्सीज है, ये दुनिया भर की चीज है। अभी हमारे यूनिवर्स का ना, हर सुनो मेरी बात, हमारे यूनिवर्स का एक स्ट्रक्चर है, ऐसा ही नहीं है हमारा यूनिवर्स, सन है, सन के आजू बाजू में प्लैनेट है, प्लैनेट घूमते हैं, है ना, तो हमारे यूनिवर्स का एक स्ट्रक्चर है, हमारे यूनिवर्स का एक शेप है भाई, बिल्डिंग जब बनती है तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है ना, यस नो, है ना, एक स्ट्रक्चर होता है कि नहीं, एवरीवन, मार्केट में जितने भी फ्रूट है सबका एक एक शेप है ना, अपना स्ट्रक्चर है ना अपना, तो यूनिवर्स का जो स्ट्रक्चर है ना, लिखा है भाई स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स है ना, वो इसी फोर्स की वजह से लिखा है, गवर्न्ड बाय दिस, दिस मतलब कौन सा फोर्स भैया, तो यूनिवर्स इनफैक्ट ये जो फोर्स है ना, इसी की वजह से हमारे यूनिवर्स के पास स्ट्रक्चर है। तो पहला हमने क्या, पहली बात हम लोग पढ़ क्या रहे थे, बोलो तो बोलो ना, फिर से बोलो, तो सबसे पहली बात ये फोर्स हमेशा कभी रिपेल, दूसरी बात है सब में ये, लेकिन इसका रेंज, और इसी की वजह से हमारे यूनिवर्स के पास, मार्क कर लो, नोट कर लो भाई,